क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तब बॉडी में बनते हैं जब बॉडी की जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता है, यानी पहचानने की क्षमता है कि भाई ये अपनी सेल है और ये दूसरे की सेल है, इस पे अटैक करना है और इस पे नहीं करना। जब ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन ये जब खत्म हो जाता है, मतलब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अपनी ही बॉडीज के अगेंस्ट में क्या करना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एंटीबॉडीज हैं कभी कभी अपनी ही सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इस वजह से जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। सबसे पहला एग्जांपल हमें पढ़ना है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस बिल्कुल सिंपल डिसऑर्डर है, और एक ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है। एग्जैक्टली ऐसे है कि भाई ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पे मसल है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया, ये मसल है। अब ये जो साइनेप्टिक नोब है इससे क्या आएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे मसल को, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो यहाँ से आएगा ACH, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट करवाता कैसे है भाई, मसल के इस जंक्शन में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रिसेप्टर्स होते हैं, ये मैंने बनाए हैं रिसेप्टर्स, यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स, जिन रिसेप्टर्स से ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जाकर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो बाइंडिंग होगी, उसके बाद में रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स हो सकता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। एसिटाइल कोलिन है तो ये एक स्टिमुलेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन ही करवाता है। अब क्या हो कि अगर यहाँ पे जो आपको ये रिसेप्टर दिख रहे हैं ये खत्म हो जाए, IgG एंटीबॉडी यहाँ पे आए और इनको खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो जब इनको डिस्ट्रॉय कर देगा तो ACH बाइंड नहीं करेगा, और ACH जब बाइंड नहीं करेगा तो रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा, एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये कंडीशन होती है माइस्थेनिया ग्रेविस में। जो एंटीबॉडी जिम्मेदार है वो है IgG। तो इस प्रकार से अपनी ही एंटीबॉडी ने अपनी ही बॉडी के किसी सेल को नुकसान पहुंचाया, रिसेप्टर को नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, इसके ऊपर काफ़ी बार सवाल भी पूछा जा चुका है। इसका नाम एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका लिंक कहाँ पे है। इसका लिंक है डाइजेस्टिव सिस्टम में। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, आपको अगर याद है तो होता यह है कि HCl सिक्रीट करने वाली सेल होती है। क्या नाम होता है इसका, ऑक्जेंटिक सेल, या फिर एक और नाम हम यूज करते हैं पैराइटल सेल। ये HCl सिक्रीट करती हैं। HCl के अलावा ये एक और चीज भी सिक्रीट करती हैं। ये दोनों जो सेल हैं ये HCl के अलावा एक और चीज भी सिक्रीट करती हैं, जिसका नाम हम बोलते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअल में एक प्रोटीन होता है, और ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आगे चलकर क्या काम करता है, ये करवाता है अब्जॉर्प्शन। किसका अब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 का एक और नाम है साइनो कोबाल अमीन। ठीक है, ये विटामिन B12 क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये जरूरी इसलिए होता है, ये मैच्योरेशन करवाता है आरबीसी का। अब आरबीसी का मैच्योरेशन कैसे भाई, जब आरबीसी यंग होती है, जब आरबीसी यंग होती है तब उसका डायामीटर ज्यादा होता है, इसका डायामीटर ज्यादा होता है, लगभग आप मान सकते हो कि 12 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, और इसके पास में न्यूक्लियस भी होता है। यंग से ये मैच्योर होती है और अडल्ट आरबीसी बनती है।
तो दिस इज अडल्ट आरबीसी, जो फंक्शनल आरबीसी होती है, जो एक्चुअल में काम कर सकती है। तो अडल्ट आरबीसी का डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर या 7.5 माइक्रोमीटर भी कुछ बुक्स लिखती हैं। ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो ज़्यादा एक्यूरेट है आपके लिए। और न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो चुका है, यानी एन्यूक्लिएटेड होती है ये। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये मैच्योर बनने की जो मैच्योरेशन है प्रोसेस, इसको करवाने के लिए बॉडी में बहुत ज़रूरी है कि विटामिन B12 मौजूद हो। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगी। तो क्या हो अगर अब कासल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो ना रहे बॉडी में? भाई एंटीबॉडीज आकर इस कासल इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या कर दे? खत्म कर दे। जब खत्म कर देगा तो ये मैच्योरेशन नहीं होगा, आरबीसी जो है वो मैच्योर नहीं होगी, तो आरबीसी फंक्शनल नहीं रहेगी। तो फंक्शनल मतलब एडल्ट नहीं बन पाएगी और कंडीशन बॉडी में हो जाएगी एनीमिया की। इस अनीमिया को बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। अब इस अनीमिया में चाहे कितना भी आयरन खाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको यह बताना है कि आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, और जिसका भी वो सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा। परनीशियस अनीमिया के बाद में हमें पढ़नी है हैशिमोटो डिजीज। ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो डिजीज का नाम है थर्ड हैशिमोटो डिजीज। क्या होता है हैशिमोटो डिजीज में? एंटीबॉडी बन जाती हैं थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में, और थायराइड ग्लैंड को हार्म पहुंचाती हैं। थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। तो हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, इस ग्लैंड के प्रति एंटीबॉडीज बन गई, यानी बॉडी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपना है या पराया है, इसको डैमेज हुआ, थायराइड हार्मोन जो है उसकी अमाउंट हो गई कम, यानी हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के जितने भी सिम्टम्स वगैरह हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिजीज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए मैंने एक फोटोग्राफ यहाँ पे ऐड की थी, इसको यहाँ ले आते हैं। ओके, दिस इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अर्थराइटिस? तो वो अर्थ का बेसिकली मतलब होता है जॉइंट। आइटिस का बेसिक मतलब होता है इंफ्लामेशन, सूजन आ जाना। जॉइंट में किसी प्रकार की सूजन आ जाना अर्थराइटिस कहलाता है। अर्थराइटिस अलग अलग टाइप के आपके सिलेबस में हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें सिंपल जॉइंट में किसी भी तरीके से साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए और उसके बाद में वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसे। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली ये है कि जब मैं जॉइंट्स देखता हूँ, तो जब मैं जॉइंट बनाने की एक बार ट्राई करता हूँ, ये देखो ये एक बोन है मान लो आप, ये दूसरी बोन है जिसके बीच में ऐसे जॉइंट है, और यहाँ पे आपको पता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो ये आप मान लीजिए कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम होता है साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करना और इस जॉइंट में एक तरीके से फ्रिक्शन ना आने देना। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पे कैप्सूल वगैरह भी होते हैं। जॉइंट का जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये बहुत सारा साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करती है। तो दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। नाउ होता क्या है इसमें बच्चे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर एंटीबॉडी IgM आती है, और ये जो IgM एंटीबॉडी है ये डैमेज कर देती है साइनोवियल मेम्ब्रेन को। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन को जब ये डैमेज कर देती है तो इसकी वजह से क्या आ जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। ओके, तो जब साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, इन्फ्लामेशन आएगा, तो यहाँ पे अजीब अजीब सी ग्रोथ शो होने लगती है
ज़्यादातर अर्थराइटिस में यही होता है कि जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर डैमेज होगा, रिकवरी के लिए वहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशनिंग होगी, वो प्रॉपर हो नहीं पाती, उतनी स्मूथनेस से नहीं हो पाती, तो डिफॉर्मिटी आ जाती है। ये एक टिपिकल एक्सरे है जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट का है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस की खासियत है कि ये नकल्स में ज़्यादा होता है। नकल्स, व्हाट इज नकल्स? ये जो जॉइंट होता है ये नकल कहलाता है। तो इसमें ज़्यादा डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें ये बुरी तरीके से अर्थराइटिस डेवलप हो चुका है, जिसमें पूरा जो जॉइंट है उसकी अलाइनमेंट ही चेंज हो गई। मतलब ये ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए था, ये सीधा होना चाहिए था, लेकिन अलाइनमेंट ही इसमें चेंज हो गई। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो है डायबिटीज। सर डायबिटीज जेनेटिक में आता है क्या? ऑटो इम्यून में आता है क्या? डायबिटीज जेनेटिक में भी काउंट करते हैं, डायबिटीज को हम ऑटो इम्यून में भी काउंट करते हैं। देखो डायबिटीज के बारे में कुछ बेसिक बातें। डायबिटीज मेलाइटस, दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस होता है एडीएच की कमी की वजह से, मेलाइटस एक्चुअल में इंसुलिन से रोल होता है। मेलाइटस के दो पार्ट होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। मैं यहाँ पे टाइप 1 समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। क्या होता है टाइप 1 में? टाइप 1 में बच्चे एंटीबॉडीज जो हैं, जो एंटीबॉडीज हैं वो किल कर देती हैं बीटा सेल। किसकी? पेनक्रियास की। यही बीटा सेल क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है, और इनको डैमेज कर देगी एंटीबॉडी, किल कर देगी एक तरीके से, डैमेज किल बोल सकते हो आप। और बीटा सेल डैमेज हो गई तो इंक्रीज नहीं, डिक्रीज किसके अमाउंट में? इंसुलिन के अमाउंट में डिक्रीमेंट आ जाता है। और एज अ रिजल्ट इंसुलिन जब कम होगा तो बॉडी में जो बाकी सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलाइटस के वो सारे देखने को मिलेंगे। कुछ सिम्टम्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि हाइपर ग्लाइसीमिया। व्हाट इज हाइपर ग्लाइसीमिया? हाइपर ग्लाइसीमिया होता है भाई ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाना, ग्लूकोज इंक्रीज होना। कहाँ बढ़ जाना? ब्लड में बढ़ जाना। ऐसा कैसे सर? भाई देखो ये सेल है, ये बाहर ग्लूकोज है, इसने बोला कि अंदर आने दो, सेल ने बोला नहीं, फिर यहाँ पे इंसुलिन आया, ये इंसुलिन रिसेप्टर के साथ में बाइंड करा, ये रिसेप्टर है भाई, रिसेप्टर के साथ में बाइंड किया, इंसुलिन ने बेसिकली ग्लूकोज की सिफारिश की कि बेचारे को अंदर आ जाने दो। यहाँ पे चैनल होता है, इस चैनल का नाम आपके सिलेबस में है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इस चैनल का नाम, जिससे ग्लूकोज एक्चुअल में सेल में एंटर करता है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसका नाम दे रखा है। आप नाम ढूंढो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ये जो चैनल है, मैं नाम नहीं बताने वाला इस वीडियो में, ये जो चैनल है ये खुलेगा और इसके थ्रू ग्लूकोज एंटर करेगी। तो सेल ग्लूकोज को ले पा रही है बिकॉज ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज बाहर ही घूमता रहेगा। मेरा मतलब बाहर घूमने से क्या है भाई, जिस भी फ्लूइड में ये है उसी में ये रहेगा। तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा एक और सिम्टम ग्लाइकोस यूरिया, दैट मीन्स कि यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज की प्रेजेंस होना। देखो अब ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है अल्टीमेटली ये किडनी के पास पहुंचेगा, किडनी इसे थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्ब करेगी और थोड़ा बहुत यूरिन के अंदर पास आउट कर देगी, क्योंकि किडनी के पास भी और कोई चारा नहीं है भाई। ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर वो बाहर नहीं निकाली गई तो एज ए टॉक्सिक काम करेगी। तो इस वजह से यूरिन में भी ग्लूकोज देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन आना, ये पॉलीयूरिया होता है। पॉलीडिप्सिया होती है, देखो भाई बार बार यूरिन आएगा, बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड है वो लॉस होगा, तो प्यास भी ज्यादा लगेगी। व्हाट इज पॉलीडिप्सिया? एक्सेसिव थर्स्ट। तो एक्सेसिव थर्स्ट, ये पॉलीडिप्सिया होता है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।